दिल्ली के स्कूल में बम मिलने की खबर। द्वारका में जीपीएस में बम मिलने की खबर मिली है। दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद, दमकल कर्मी भी मौके पर मौजूद। स्कूल परिसर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम की खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में जीपीएस स्कूल स्थित है और ऐसे में बम की जानकारी फिलहाल स्कूल को मिली है। जैसे ही स्कूल को यह जानकारी मिलती है, स्कूल परिसर को खाली कराया जाता है। एहतियाती कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया है, जो कि सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। पूरे स्कूल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्निफर डॉग्स की सहायता ली जा रही है। साथ साथ में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्कूल परिसर में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। स्कूल की तस्वीर भी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली के द्वारका से इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल। और एक और बड़ी खबर, मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल में भी बम की खबर है। स्कूल को ईमेल के जरिए बम होने की सूचना दी गई है। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। स्कूल से बच्चों को घर वापस भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली के 2 स्कूलों में बम की खबर, ईमेल के जरिए बम की सूचना दी गई और स्कूल से बच्चों को घर वापस भेजा गया है। फिलहाल स्वाट की जो टीम्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं। मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल, द्वारका का डीपीएस स्कूल, दोनों में बम की खबर। इससे पहले चाचा नेहरू हॉस्पिटल के अंदर कल बम की खबर मिली थी और 2 घंटे बाद पता चला कि कोई बम नहीं था। और अब इन 2 स्कूलों में बम की खबर है। बम की सूचना के बाद बच्चों को घर वापस भेजा गया है। मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल, ईमेल के जरिए बम होने की सूचना भेजी गई है। तो मयूर विहार द्वारका के स्कूल में बम होने की खबर के बाद बम स्क्वाड की टीम, पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। तो ये इस वक्त की 2 बड़ी खबर। और सुरेश झा, सुरेश, दिल्ली के 2 बड़े स्कूलों में बम की खबर, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि दोनों स्कूल के अंदर एक साथ जो ईमेल भेजा गया जिसमें बम की कॉल दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पहुंचे हुए हैं और स्कूल के अंदर खासतौर से डीपीएस स्कूल है द्वारका का, वहां पर टेस्टिंग चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, वहां पर तलाशी ली जा रही है। और इसके साथ ही जो मदर मेरी स्कूल है यमुनाबाद का, वहां पर भी कॉल मिली है। हालांकि दोनों ही जगहों पर पुलिस टीम पहुंची हुई, बम निरोधक दस्ता टीम पहुंची हुई है, जहां पर तलाशी ली जा रही है। इससे पहले कल चाचा नेहरू हॉस्पिटल में भी पुलिस को बम की कॉल मिली थी। वहां पर भी ईमेल के जरिए भेजा गया था कि बम है, लेकिन तलाशी लेने के बाद वहां कुछ बरामद नहीं हुआ था। और जिस तरह से इन दोनों स्कूलों मिली है, इसके बाद से दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो एक्टिव हो चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने आईबी को भी, यानी खुफिया विभाग को भी इसकी पूरी जानकारी दे दी है। सुरेश, दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल लगातार कर रही है। दोनों स्कूलों में बम की जानकारी मिली है। कल भी ऐसा ही मामला सामने आया, आप बता रहे हैं। ऐसे में आज जो दोनों बम की खबरें मिली हैं, जो ईमेल स्कूल को मिला है, वो करीबन कितने बजे ईमेल मिला है और क्या तब तक स्कूल में बच्चे पहुंच चुके थे? ये अगर हम बात करें द्वारका के डीपीएस स्कूल की, तो वहां पर सुबह 6 बजे करीब स्कूल प्रिंसिपल को मेल के जरिए बम होने की सूचना मिली थी। तभी वहां पे बच्चों का आना शुरू हुआ था। इससे पहले बम की सूचना मिल गई थी तो दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया। दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें वहां पहुंच गई थी, उन्होंने टेस्टिंग वहां पे तलाशी लेनी शुरू कर दी। हालांकि अभी तक की बात करें, अभी तक जो है जानकारी मिली है, अभी तक स्कूल में ऐसा कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिल पाई है जिसके आधार पर साबित हो कि बम थी। इसके साथ ही मदर मेरी स्कूल में कुछ देर पहले ही जब यहाँ मिली थी डीपीएस स्कूल के, उसके कुछ देर बाद ही वहां पर भी मेल भेजा गया था जहां पर बम की सूचना मिली थी। हालांकि दोनों जगह तलाशी ली जा रही है, लेकिन अभी जो सूत्रों से पता चला है कि पुलिस को ऐसी कोई भी चीज नहीं मिल पाई है। लेकिन बहुत ही जांच का विषय, बहुत ही गंभीर बात है कि आखिर कौन है जो लगातार बम होने की सूचना दिल्ली के स्कूलों में, अस्पतालों में दे रहा है। अभी उसका मकसद क्या है जो मेल के जरिए भेजा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो दोनों मामलों की जांच में जुट चुकी है। सुरेश, मेल में एग्जैक्टली लिखा क्या था, ऐसी कोई जानकारी आपके पास क्या कुछ है? देखिए, जो पुलिस सोर्स से जो हमें जानकारी मिली है, मेल में सिर्फ इस बात का जिक्र किया गया था कि हम आपके स्कूल को उड़ा देंगे, स्कूल में बम रखा हुआ है। इतनी सी जानकारी दी गई थी मेल के जरिए और यही जानकारी दिल्ली पुलिस को भेजी गई थी, जिसके आधार पर ये तलाशी ली जा रही है। लेकिन मेल भेजने वाला कौन है, इसका क्या मकसद है, तमाम चीजों का खुलासा होगा जब उसकी गिरफ्तारी होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस दोनों मामलों की, यानी तीनों मामले की जांच में जुट चुकी है। जी अच्छा सुरेश, कितने घंटे तक इस तरीके के सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं जब बम मिलने की खबर मिलती है स्कूल में अमूमन? देखिए, बम मिलने की जब खबर मिलती है तो कहीं ना कहीं पूरे मामले के अंदर देखा जाता है कि इसके अंदर गंभीरता क्या है। स्कूल का मामला बहुत गंभीर लिया जाता है क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चे पर अगर ऐसा कुछ चीज मिल जाए या कुछ हो जाए तो बड़ा गंभीर होता है। तो उनको देखते बम निरोधक दस्ता की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, इसके अलावा एनएजी के पास बम निरोधक दस्ता की टीम है, जिनको तुरंत मौके पर बुलाया जाता है तलाशी लेने के लिए। यह तमाम कवायद की जाती है कि पूरे स्कूल परिसर को खंगाला जाता है कि कहीं कुछ ऐसी चीज तो नहीं है। और इसी क्रम के अंदर पूरा ये स्कूल के अंदर जो बम की खबर मिली थी, उसके बाद पूरे स्कूल की जो तलाशी ली गई है। जी, अभी क्या स्थिति है? कल चाचा नेहरू हॉस्पिटल के अंदर भी इस तरह की खबर मिली, जिसके बाद 2 घंटे बाद पता चला कि कोई बम नहीं था। अभी यहाँ पर क्या स्थिति बनी, क्योंकि काफी देर हो चुकी है अब तो टीम्स को अभी क्या स्टेटस है, सर्च ऑपरेशन में कुछ मिला?
देखिए, अभी तक तलाशी अभियान दिल्ली पुलिस का जारी है, लेकिन जो पुलिस सोर्स से पता चल रहा है कि ये हॉक्स कॉल है, क्योंकि ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये मेल भेजने वाला शख्स कौन है, ये पुलिस को या स्कूल को तंग करने के पीछे उसके मकसद क्या है, पैनिकी फैलाना चाहता है, क्या करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो जिसने मेल भेजा है उसकी अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की गिरफ्तारी होगी। कल भी चाचा नेहरू हॉस्पिटल के अंदर जो बम की कॉल मिली थी, वो जो हॉस्पिटल है वो छोटे बच्चों का है और इमरजेंसी वार्ड में काफी संख्या बच्चे भर्ती थे, जिनको बड़ी मुश्किल से वहां पर खाली कराया गया था। लेकिन जब तलाशी ली 2-2.5 घंटे बाद, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल 2 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। अखबारों का रुख कर लेते हैं और सबसे बड़ी बात खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बताया था देश दुनिया की खबरें तो आपको बताएंगे ही, साथ ही खेल मनोरंजन जगत की खबरें भी बताएंगे। और विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। जून में जो है विश्व कप खेला जाएगा। 2 जून से इसकी शुरुआत होने वाली, 29 जून तक, और अमेरिका वेस्ट इंडीज में मैच होने वाला है। कल एक मीटिंग हुई थी, सुबह बड़ी खबर के तौर पर हमने आपको बताया भी था कि मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद फिर बोर्ड जो है वो फैसला लेते हुए नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस टीम को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नए जो खिलाड़ी है उनको तो मौका मिला ही है, लेकिन यहाँ पर जो पुराने धुरंधर है उनको भी फिलहाल साथ में रखा गया। इसलिए हेडलाइन जो मेरे अखबार में वो ये है कि नए खिलाड़ियों को परखा, लेकिन पुराने धुरंधरों को पर भी दाव लगाते हुए नजर आए। संजू सैमसन जो लगातार काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान भी है, उनको मौका मिला है। इसके अलावा शिवम दुबे को भी फिलहाल मौका मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब हमने ये देखा कि यहाँ पर रिंकू सिंह जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं पिछले काफी मैचेस में, उनको बाहर रखा गया है। लेकिन उनके बदले हमने यहाँ पर देखा कि शिवम दुबे को जगह दी गई। इसलिए यहाँ पर जो मेरा अखबार है उसमें इसके बारे में भी बात की गई है। अच्छा, कैप्टन होंगे रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या उप कप्तान है और हर अखबार में फिलहाल इसको लेकर के जानकारी दी गई। 21 मई को खिलाड़ियों का जो पहला समूह है वो रवाना होते हुए नजर आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल आईपीएल चल रहे हैं और आईपीएल को लेकर के भी हम लगातार देख रहे हैं कि खिलाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात केएल राहुल को लेकर ये जानकारी मिल रही थी कि एक और मैच में उनको देखा जाएगा कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद ही उनको उस टीम में लिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि केएल राहुल को भी फिलहाल इस टीम में जगह नहीं मिल पाई, उनको भी निराशा फिलहाल हाथ लगी है। और रिजर्व खिलाड़ी की बात करें, शुभमन गिल है, जो कि काफी समय से हम देख पा रहे हैं कि इतना अच्छा प्रदर्शन फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं गिल। और रिंकू सिंह को भी रिजर्व खिलाड़ी में रखा गया है और एक बार फिर से निराशा हाथ लगी रिंकू सिंह को। आवेश खान और खलील अहमद को भी फिलहाल रिजर्व खिलाड़ी की लिस्ट में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो नए खिलाड़ी हमने आपको पहले भी बताया कि संजू सैमसन जो कि विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और शिवम दुबे जो कि अच्छा प्रदर्शन लगातार कर भी रहे हैं। अच्छा, यशस्वी जायसवाल को भी इस बार टीम में फिलहाल जगह मिली और वो शुरुआत टॉप बैटिंग ऑर्डर में फिलहाल खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसी जानकारी। आगे बढ़ते हैं और T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का जब ऐलान हो चुका है, इसकी जानकारी तो हमने आपको दे ही दी। लेकिन अगली खबर अब आपको फिलहाल हम बताते हैं और अगली खबर जो है वो आईपीएल से जुड़ी हुई है। और ये भी आपको बता दें कि एलएसजी की जीत में फिर से स्टोइनिस जो है वो नायक बनते हुए नजर आए हैं। आईपीएल की जानकारी भी आपको आगे देंगे फिलहाल। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है। टीम इंडिया में शिवम दुबे को जगह मिली, हमने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। पंत और सैमसन विकेट कीपर है। ऋषभ पंत को लेकर मैं आपको बताना भूल गई थी, वापसी की एक बड़ी इंजरी हुई थी, एक्सीडेंट उनका हुआ था। लेकिन जब से दिल्ली कैपिटल्स में वो वापस लौटे हैं कैप्टन के तौर पर, काफ़ी अच्छा खेल भी रहे हैं, उनको भी फिलहाल जगह मिल चुकी है। 2 जून से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, ऑलरेडी आपको बता भी दिया। लेकिन आईपीएल में भी हमने कल देखा कि एलएसजी की जीत हुई है और सबसे बड़ी बात कि मुंबई इंडियंस फिर से हारते हुए नजर आई और मुंबई इंडियंस की काफी बुरी एक बार फिर से हार हुई है। मुंबई इंडियंस और आरसीबी इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रही है। और इस बीच दैनिक भास्कर में हेडलाइन दी गई कि सिर्फ रन रेट में आरसीबी से आगे मुंबई और आरसीबी 10 में से 7 मैच हार चुके हैं। इस बीच लखनऊ ने मुंबई को 4 विकेट से हराया, सीजन की 7वीं हार यहां पर सौंपी गई। और ऐसी तमाम जानकारी अखबारों में दी गई। और अभी हम सिलेक्शन टीम के बारे में बात कर रहे थे, तो बीसीसीआई ने अहमदाबाद में सिलेक्शन कमेटी के साथ में मीटिंग के बाद में T20 वर्ल्ड कप की टीम की घोषणा की है। हेडलाइन दैनिक भास्कर में दी गई है कि आईपीएल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव पर खिलाड़ियों को यहां पर चुना गया है। भारत 5 जून से शुरू करेगा अपना अभियान। इसमें बल्लेबाजी की बात करें तो अनुभवी मैच विनर्स पर भरोसा जताया गया है। ऑलराउंडर में हार्दिक और उप कप्तान, टीम में 2 स्पिन और 2 पेस हरफन मौला यहां पर शामिल किए गए हैं। अच्छा, रंजना भी कुछ जानकारी दे रही थी आपके अखबार में भी, मुझे लग रहा है बढ़िया हेडलाइन है। बिल्कुल, देखिए आईपीएल के प्रदर्शन और अनुभव पर भरोसा, अपनी टीम का जिक्र किया, महिमाओं और इंडियन प्रीमियर लीग में कैसा
खेल रही चुनी गई भारतीय टीम, इसका जिक्र है रोहित शर्मा। मुंबई के लिए रोहित का बल्ला चला 160.30 के स्ट्राइक रेट से 311 रन बताएं। देखिए 4 बल्लेबाज, T20 की बात यहां पर हो रही, विश्व कप की बात हो रही है, और विराट कोहली, यशस्वी सूर्यकुमार, 4 ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और 2 विकेटकीपर ऋषभ पंत जिनकी वापसी हुई है, संजू सैमसन, 2 स्पिनर कुलदीप यादव और चाहल, साथ ही साथ 3 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। देखिए ये 6 खिलाड़ी पिछली बार से अलग है। वो 6 खिलाड़ी कौन है वो आपको बताते हैं। देखिए वर्ष 2024 विश्व कप की टीम से 9 खिलाड़ी इस बार भी खेलेंगे, जबकि 6 खिलाड़ी जो कि यशस्वी, शिवम दुबे, कुलदीप, संजू सैमसन, सिराज और जडेजा उस टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन इस टीम में वो शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। पूछो। देखिए आगे बढ़ने से पहले जरा 17 साल से ट्रॉफी का इंतजार रोहित की टीम में 9 के पास विश्व कप का अनुभव, इस हेडलाइन के साथ में अमर उजाला में ये पूरी की पूरी जानकारी है। देखिए जाहिर तौर पर इंतजार लंबा हो चुका है और इस बार इंतजार की घड़ियां खत्म हो, ऐसा हर भारतीय ये सोचता है, ऐसा मानता है और ऐसी उम्मीद करता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बता दें कि 2 जून से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और इस बीच एक और अहम जानकारी गोदरेज ग्रुप को लेकर है। गोदरेज ग्रुप में बंटवारा हुआ है, जो 27 साल पुराने गोदरेज ग्रुप में बंटवारा हो गया। आदि गोदरेज और उनके भाई को लिस्टेड कंपनियां मिली हैं, चचेरे भाई जमशेद और बहन को भी मिली हैं गैर लिस्टेड कंपनियां। ग्रुप की टोटल वैल्यू 2,34,000 करोड़ रुपए है। तो एक बड़ा ग्रुप है गोदरेज, और गोदरेज ग्रुप में भी फाइनली बंटवारा हुआ है। और गोदरेज ग्रुप में बंटवारे की बात करें, आदि गोदरेज और उनके भाई को लिस्टेड कंपनियां मिली हैं, तो चचेरे भाई जमशेद और बहन उनको गैर लिस्टेड कंपनीज मिली हैं। ग्रुप की टोटल वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 2,34,000 करोड़ रुपए ग्रुप की टोटल वैल्यू है, और इस लिहाज से कंपनी के अंदर अब बंटवारा हो चुका है। देखिए यहाँ पर इसका जिक्र है गोदरेज परिवार में बंटवारा, और आदि और उसके भाई के पास सूचीबद्ध कंपनियां हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया साबुन और घरेलू उपकरणों से लेकर रियल एस्टेट तक पहले 127 साल पुराने गोदरेज समूह के संस्थापक परिवार ने समूह को विभाजित करने के लिए एक समझौता किया है, और इस समझौते के तहत आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर को गोदरेज इंडस्ट्री का अधिकार मिला है, जिसकी 5 सूचीबद्ध कंपनियां हैं। आदि गोदरेज के चचेरे भाई बहन जमशेद और स्मिता को गैर सूचीबद्ध कंपनी गोदरेज एंड बॉयज और उससे संबंधित कंपनियों के साथ साथ मुंबई में महत्वपूर्ण संपत्ति सहित बड़ा भूखंड मिला है। साक्षी बढ़ते हैं खबरों में आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। सीएमएस कंजम्पशन की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार एटीएम से निकाली जाने वाली नकदी बढ़ी है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़े हैं, नकदी में भी 15% का इजाफा देखा गया है। कर्नाटक में एटीएम से सर्वाधिक कैश निकाला गया है। रोटी कपड़ा मकान से अलग मनोरंजन पर ज्यादा खर्च किया गया। तो देखिए ये अलग रिपोर्ट सामने आई है, सीएमएस के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, यानी कि रोटी कपड़ा मकान पे तो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ही मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट के ऊपर भी लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी देखी गई है, उसी के साथ साथ में जो कैश ट्रांजैक्शंस है वो भी बढ़े हैं, क्योंकि जो कैश निकाला जा रहा है एटीएम से वो भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीएमएस कंजम्पशन की रिपोर्ट सामने आई है, मनोरंजन पर ज्यादा खर्च लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ज्यादा खर्च कर रहे हैं। एटीएम से निकाली जाने वाली नकदी यानी कि जो कैश ट्रांजैक्शंस है वो बढ़े हैं। डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो नकदी में 15% का इजाफा देखा गया और डिजिटल पेमेंट में भी इजाफा देखा गया है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कैश निकाला जा रहा है लोगों के द्वारा, यह रिपोर्ट बताती है सीएमएस की महिमा। आगे बढ़ते हैं और देखिए 11 राज्यों से अच्छी राजस्थान की मतदान परफॉर्मेंस। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से बेहतर है। राजस्थान में पहले चरण में मतदान में गिरावट दिखी थी, लेकिन दूसरे चरण में राजस्थान में 65.52% मतदान हुआ। इसलिए हेडलाइन है कि राजस्थान की मतदान परफॉर्मेंस अच्छी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं पूजा कि राजस्थान के जो मतदाता है वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। अब देखिए जाहिर तौर पर ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम है। 4-5% का वोटिंग परसेंटेज अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि 1% वोटिंग बढ़ती है तो भी ज़रा सोचिए कि एक उत्साह होता है। और इस बीच एक बड़ी खबर, मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल में भी बम की खबर, जो जानकारी अभी दे भी रहे थे आपको ईमेल के जरिए, बम होने की सूचना दी गई है। द्वारका का डीपीएस स्कूल और इधर मदर मैरी स्कूल में बम होने की सूचना के बाद बच्चों को भेजा गया घर। बम स्क्वाड की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। मयूर विहार का ये वो मदर मैरी स्कूल जहां पर बम की खबर है। 2 स्कूलों में बम की खबर है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। एक तरफ जहां द्वारका का डीपीएस स्कूल तो दूसरी तरफ मदर मैरी स्कूल मयूर विहार का स्कूल से बच्चों को वापस घर भेजा गया है। बम की खबर है, ईमेल के जरिए दरअसल ये बम की जानकारी मिली।
जिसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को पिक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तुरंत से बच्चों के पेरेंट्स को सूचित किया गया और ये देखिए, एक तरफ जब बॉम्ब स्क्वाड की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और बॉम्ब की तलाश की जा रही है, तो दूसरी तरफ फैमिलीज को तुरंत से इन्फॉर्म किया गया और बच्चों को घर वापस भेजा जा रहा है। स्कूल से बच्चों को वापस घर भेजा जा रहा है। मदर मैरी स्कूल है ये, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल, जहां पर बम की खबर मिलने के बाद पेरेंट्स को सूचित किया गया। अभिभावक पहुंच रहे हैं बच्चों को पिकअप करने के लिए और इस बीच देखिए अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ जरूर बना हुआ है। तुरंत से पेरेंट्स अपने बच्चों को पिक करके लेकर जा रहे हैं। स्कूल से बच्चों को घर वापस भेजा जा रहा है और सुरेश झा लगातार बने। सुरेश, अभी कोई नया अपडेट? देखिए, अभी जांच चल रही है दिल्ली पुलिस की और दिल्ली पुलिस की अब सबसे प्रायोरिटी है कि आखिर जो मेल भेजा गया, कल से लगातार जो मेल भेजे गए हैं कि आखिर मेल भेजने वाला कौन है। पुलिस ने कल भी इस पूरी मामले की जांच की थी और आज जिस तरह से 2 स्कूल के अंदर जो मेल भेजा गया बम की, जो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और पुलिस की फर्स्ट प्रायोरिटी है पहले पूरे मामले की जांच करना और जिस शख्स ने मेल भेजा उसकी गिरफ्तारी करना। पुलिस की तमाम टीमें लगती हैं और लेकिन जहाँ पे स्कूल में बम होने की जो बात है, अभी तक पुलिस ने बम होने की कोई भी बात की पुष्टि नहीं की है। बात बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। जी हाँ, पुलिस अंदर है जी। मेरा सेकंड डी में है ये। तो पेरेंट्स को ये कहा गया कि कोई इमरजेंसी है, अब तुरंत से अपने बच्चों को लेकर जाइए और उनको तुरंत से ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। सुरेश लगातार बने हैं। सुरेश, अभी क्या स्थिति बनी है? पेरेंट्स तो जाहिर तौर पर इस वक्त डरे से होंगे, उनको ये क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं? जिस तरीके से स्कूल के अंदर बम होने की सूचना मिलती है तो आप समझ सकते हैं पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है। उनके बच्चे जब जाते हैं, पता नहीं उनके संग क्या बीत जाए, ना ही हो जाए, तो पेरेंट्स में हालांकि डर बना रहता है। अगर हम डीपीएस की स्कूल की बात करें तो डीपीएस स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल को फिलहाल आज के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि स्कूल आज बंद है। हालांकि उन्होंने इस पर बम का जिक्र नहीं किया, लेकिन पेरेंट्स को बता दिया कि आज स्कूल बंद रहेगा। अभी पुलिस की जांच चल रही है और अभी तक पुलिस सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से अभी तक स्कूल में कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिल पाई है। जी। और देखिए, एक और स्कूल में बम की धमकी, यह तीसरा स्कूल है जहां पर बम की धमकी मिल रही है। एक तरफ डीपीएस द्वारका मयूर विहार का स्कूल है, एक और स्कूल में इस वक्त जानकारी मिल रही है। डीपीएस द्वारका में बम होने की सूचना है, मदर मैरी में बम होने की सूचना है, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल। और अभी खबर मिल रही है कि एक और स्कूल में इस तरीके, संस्कृति स्कूल नाम है, संस्कृति स्कूल के अंदर भी बम होने की खबर इस वक्त मिल रही है। दिल्ली के 3 स्कूलों में बम की धमकी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 स्कूलों में पहले डीपीएस के द्वारका स्कूल में यहां पर बम की धमकी मिली, उसके बाद मदर मैरी स्कूल से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। अब संस्कृति स्कूल में भी बम होने की खबर मिल रही है। स्कूल को खाली कराया जा रहा है, दमकल कर्मियों को तुरंत सूचना दी गई है, साथ साथ में स्निफर डॉग्स की टीम और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल दिल्ली से, दिल्ली के 3 स्कूलों में आज सुबह ही ईमेल के जरिए यहाँ पर धमकी भरे मेल दिए गए हैं और स्कूल में बम होने की खबर मिल रही है। तो दिल्ली के 2 स्कूलों में जहां बम की धमकी की वजह से हड़कंप मचता हुआ नजर आया, वहीं अब तीसरा स्कूल भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। संस्कृति स्कूल में भी यहां पर बम मिलने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल एहतियाती कदम सभी उठाए जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, खबर रतलाम से है, जहां रात में वाहनों पर हुआ पथराव। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे असुरक्षित रात में होता है वाहनों पर पथराव। डर से टोल प्लाजा पर रात बिताते हैं ट्रक ड्राइवर। एक्सप्रेसवे पर रात में सिर्फ और सिर्फ 15% ट्रैफिक होता है, तो रात में वाहनों पर पथराव होता है और इस कारण से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की अगर बात करें उसको असुरक्षित माना जा रहा है रात में, क्योंकि वाहनों पर पथराव होता है। डर से टोल प्लाजा पर रात बिताते हैं ट्रक ड्राइवर। देखिए, चिंताजनक ये खबर है, इसके ऊपर लगातार पुलिस नजर बनाए हुए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जम्मू से खबर, जहां पर शांत पहाड़ी क्षेत्र में दिखे संदिग्ध और लोगों में बना डर का माहौल। सेना ने मोर्चा संभाल लिया, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 दशक पहले आतंकवाद से प्रभावित रहा था बनी और स्थानीय लोगों ने 7 आतंकी देखने का फिलहाल दावा किया है। सेना ने बड़े पैमाने पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इन संदिग्धों की तलाश की जा रही है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा बताया गया है कि हमने कुछ संदिग्धों को देखा गया और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सेना की टुकड़ी मौके पर मौजूद है। आगे बढ़ते कानपुर से खबर आपको बताते हैं, समाज को सकारात्मक संदेश। तलाक के बाद बेटी को बैंड बाजे से घर लाए पिता। ससुराल में 8 साल झेला उत्पीड़न और शादी के समय जैसे विदा किया था वैसे ही वापस को लेकर आए हैं। आगे बढ़ते खबरों में आगे, और आयकर विभाग 3 राज्यों में कार्रवाई।
जयपुर में 13, कोलकाता में 4 ठिकानों पर रेड पड़ी है तो दिल्ली में भी 3 ठिकानों पर छापा पड़ा है। फर्जी कंपनियों के कारोबार, नामी ज्वेलर्स समूह पर छापा पड़ा है। हवाला कारोबार का अंदेशा। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार आयकर विभाग छापेमारी कर रही है। और आगे बढ़ते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की मेटा पर कड़ी टिप्पणी। मेटा का कामकाज सरकारी विभाग से बदतर। फेसबुक, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है मेटा। याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की गई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट की मेटा पर ये टिप्पणी है और बड़ी तीखी टिप्पणी है। कहा कि मेटा का कामकाज सरकारी विभाग से भी ज्यादा बदतर है। और इसी बीच अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनावों से संबंधित एक खबर, आधार से पीछे वोटर आईडी है। इस बार करीब 41% वोटर्स ने दिखाया अपना पहचान पत्र और पिछली बार 50% वोटर्स ने अपना आईडी दिखाया था। फर्स्ट टाइम वोटर्स की औसत में कम वोटिंग दर्ज की गई है। तो लोकसभा चुनावों में आधार के पीछे वोटर आईडी यहां पर नजर आ रही है। आगे बढ़ते रेत माफियाओं का बड़ा खेल। नदी तालाबों की कोख खाली कर रहे हैं रेत माफिया। मिली भगत का एक बड़ा खेल सामने आया कोटा से, जहां पर कोटा में चल रही है वैध बजरी की मंडी और भीलवाड़ा। और कोटा से खबर है कि हालात ऐसे बने हुए हैं कि लगातार इस तरह की खबरें फिलहाल सामने आती हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां लोकसभा चुनाव से जुड़ी यह खबर है। वाम दलों के सामने अस्तित्व का संकट। मुकाबला तृणमूल और बीजेपी के बीच। बड़े चेहरों की कमी के साथ घटा जनाधार। तो ये बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और चलिए अब बात होगी उन केसेस की जिन पर आज कोर्ट में होनी है सुनवाई। तो देखिए, अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगा याचिकाओं पर, इस पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई होगी। एसएनसी लवलीन मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निजी संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी के बगैर राज्य में सीबीआई जांच जारी रखने का मामला, इस पर सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये वो मामले हैं जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। और ये देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपके सामने निजी संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।